नमस्कार भाई, क्या हाल चाल है सभी का। 78 क्वेश्चन 2018 वाले पेपर के हम लोगों ने कर लिए। 79 से आज पूरे 100 कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए 79 क्वेश्चन क्या है कि 1920 में निम्नलिखित में किसने अपना नाम परिवर्तित कर स्वराज्य सभा रख लिया। अब देखो नहीं भी आता है तो हमको इसको कैसे करना है, देखो। ऑब्वियस सी बात है, स्वराज्य सभा नाम साउंड कर रहा है नॉर्थ इंडिया का, है ना, नॉर्थ उत्तरी भारत का ऐसा नाम साउंड कर रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है ना कि ये वाला तो होगा नहीं। कौन सा तीसरा वाला नहीं होगा, क्योंकि साउथ इंडिया का है ये। और साउथ इंडिया वाले जनरली ऐसा नाम नहीं रखते हैं, तो हमारा क्या होगा कि इसमें हम आराम से इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। दूसरा, हिंदू सभा, जो नाम पहले था हम हिंदू सभा को आज भी हिंदू सभा ही पढ़ते हैं। बहुत ईजी सा बात है ना, कि हम जो लोग पहले पढ़ते थे उसी हिंदू सभा उसको आज भी हिंदू सभा ही पढ़ते हैं। इसका मतलब ये भी यहाँ पे नहीं होगा। तब अब हमारे पास कौन सा बचा, ऑल इंडिया होम रूल लीग और द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, दो हमारे पास बच गए, ठीक है। तो जो स्वराज्य सभा जो नाम है, ऑल इंडिया होम रूल लीग जो है उसने क्या किया, 1920 में अपना नाम रख करके स्वराज्य सभा नाम रख दिया था। पर नॉर्थ इंडिया में इफेक्टिवली ये काम कर सके, ये इनका मोटिव था, इसलिए उन्होंने क्या किया था, अपना नाम चेंज कर लिया था, ठीक है। तो इसमें ए आपका ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद में देखिए, नहीं आता छोड़ दो, टफ क्वेश्चन है, उतना उतना मतलब बहुत फैक्चुअल है, इतना अंदर घुसने वाली बात इसमें है ना। तो इसको छोड़ो। अब आ जाओ आगे। 81 में देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से नदी तल में बहुत अधिक बालू खनन का या के संभावित परिणाम हो सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, आप लगातार बालू को खोदे जा रहे हो, बालू का खनन कर रहे हो, ठीक है, एक पर्टिकुलर एरिया से लगातार बालू निकल रही है, तो वो तो ऑब्वियस सी बात है ना, कि वहां पे पानी का जो वाटर लेवल जो है, भूम जल स्तर जो ग्राउंड वाटर है, वो तो डाउन हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। और दूसरा, पोल्यूशन तो होगा ही होगा। उस पूरी मैकेनिज्म से, उस पूरी पूरे प्रोसेस से, उसको निकालने वाली प्रोसेस से क्या होगा कि जो भूमजल जो है, जो ग्राउंड वाटर है, वो पोल्यूट होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये दोनों तो है। अब देखो, नदी की लवणता में कमी, नदी है वो अगर ज्यादा सैलाइन होगी, ज्यादा लवणीय होगी, तो वो नुकसानकारी होगी ना। बट वही नदी अगर उसमें लवणता कम होगी, पीने वाला पानी होगा अगर उसमें, तो ये ज्यादा अच्छी बात है। बट देखो अब क्या कह रहा है कि दूसरा कह रहा है कि पोल्यूशन होगा ग्राउंड वाटर में, और वो ग्राउंड वाटर का लेवल भी नीचे चला जाएगा, दोनों नेगेटिव चीज है। जबकि नदी की जो लवणता में अगर कमी हो रही है, इसका मतलब ये एक पॉजिटिव है, स्टेटमेंट है, और यहाँ पे पॉजिटिव साउंड कर रहा है, ठीक है। और पहला और दूसरा अपने आप में अपोजिट भी है, कि पहले वाले स्टेटमेंट से ये होगा कि हाँ कुछ पानी साफ होगा, स्वच्छ होगा, जबकि दूसरा पानी को पोल्यूटेड कर रहा है। तो इस तरह से क्या होगा कि यहाँ पे पहला वाला जो स्टेटमेंट है वो यहाँ पे आपका गलत होगा, यानी कि बालू के खनन से नदी की लवणता में कमी नहीं आएगी, उस पूरी प्रोसेस से लवणता बढ़ेगी। कौन सी प्रोसेस, जिस प्रोसेस से वो निकालते हैं, ठीक है। तो इसमें एक नंबर आपका होगा नहीं, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है और इसमें नहीं है, आपका केवल बीसी हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाओ आगे। कृषि मृदा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है, कर लेते हैं, आओ। अब देखिए, मैं ऐसा करता हूँ कि आप ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर जाने की कोशिश करो। कुछ समयावधि तक सिंचाई कुछ कृषि भूमियों के लवणीय भवन में सहयोग सॉरी योगदान कर सकती है, ठीक है। इसके बाद में, तो कुछ समय, निश्चित समय नहीं दिया गया, कुछ कृषि भूमियों में, स्पेसिफिक नहीं कहा कि ये वाली कृषि भूमि है, ये वाली कृषि भूमि, ठीक है। तो ये यहाँ पे फिर कैन वाले वाला मामला भी है, तो यहाँ पे ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है पूरी तरह से, जो सही होगा, तो जिसमें तीन नहीं है उसको काटो। फिर कह रहा है गंधक चक्र में मृदा की कोई भूमिका नहीं होती। मान लीजिए गंधक यानी सल्फर, ठीक है। सल्फर साइकिल, ऑब्वियस सी बात है कि दुनिया भर की चीजों में सल्फर होता है, मिट्टी में भी सल्फर होता ही है, ऑब्वियस सी बात है ना। कहीं से भी अगर 0.01% भी अगर आगे मिल गया मृदा में, तो बहुत ऑब्वियस सी बात है ना कि वो उस पूरे साइकिल में तो इंक्लूड हो गया ना। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इन्होंने स्टेटमेंट को बहुत एक्सट्रीम बनाने की कोशिश की एग्जामिनर ने, जहां पे ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। जैसे ही आप दो नंबर को गलत करोगे, पूछा क्या इन्होंने कौन सा सही है, इसका मतलब क्या हो गया कि तीन नंबर, दो नंबर इसमें भी है, ठीक है। तो गंधक चक्र ने जो सल्फर साइकिल में क्या मृदा की कोई भूमिका नहीं होती है, ये वाला स्टेटमेंट है जो कि गलत है। इसके बाद में देखिए पहला वाला स्टेटमेंट क्या है, मृदा में कार्बनिक पदार्थ का उच्च अंश इसकी जल धारण क्षमता को प्रबल रूप से कम कर देता है, प्रबल रूप से, ठीक है। अब देखो इसको अंग्रेजी में देखो, कह रहा है कि हाई कंटेंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन सॉइल ड्रास्टिकली, पहले ही बताया था नेगेटिव वर्ड है, नहीं आ रहा तो आप इसको गलत मान के चलो, रिड्यूस इट्स वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, नहीं भाई, बहुत एक्सट्रीम लेवल पे ये कैसे कम कर सकता है, थोड़ा बहुत तो ठीक है, कोई भी चीज कर दिया, ठीक है। लेकिन कार्बनिक पदार्थ है, ऑर्गेनिक मैटर जितने भी होते हैं, अगर वो ज्यादा है तो वो क्या हो गया कि बहुत कम मात्रा में या फिर बहुत लिमिटेड एक एक्सेस कर पाते हैं इस चीज को, कि हाँ ठीक है भाई, जो अ, जल धारण क्षमता जो उसको उन्होंने कम कर दिया ड्रास्टिकली, एक नेगेटिव वर्ड है, जो इस बात को बता रहा है कि आपने ये वाला स्टेटमेंट बहुत एक्सट्रीम बनाया है, ठीक है।
ये वाला स्टेटमेंट यहाँ पे भी गलत हो रहा है। जैसे ये स्टेटमेंट गलत होगा 3 नंबर फिर गलत, केवल यहाँ पे क्या 1 नंबर गलत हो जाएगा और आपका भी सही हो जाएगा। मैं बोलता हूँ बार बार कि प्रबल रूप से, ये लाइक ड्रास्टिकली, है ना, इस तरह के वर्ड जो है वो जनरली क्या होते हैं, गलत ही जाते हैं। अब आ जाओ आगे। हरित अर्थव्यवस्था पर कार्यवाही के लिए भागीदारी पीएजीई जो अपेक्षाकृत हरित एवं और अधिक समावेशी अर्थव्यवस्था की ओर देशों के संक्रमण में सहायता देने के लिए संयुक्त राष्ट्र की क्रियाविधि आविर्भूत हुई। ठीक है, तो इसमें क्या है कि अगर आपको नहीं आ रहा है, ठीक है, आप बिल्कुल इसको में आपको कोई आइडिया है ही नहीं, ठीक है, तो आपको पता है ना कि जो ब्राजील में जो रियो डी जेनेरो है वहां पे 2012 में संधारणीय विकास को लेकर के, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर के संयुक्त राष्ट्र जो हमारा यूनाइटेड नेशन है उसका कन्वेंशन हुआ था, है ना। तो बहुत ऑब्वियस सा स्टेटमेंट है कि अगर नहीं आ रहा है तो आप इसके साथ जाओगे। और ठीक है, और जो ये जो पीएजीई जो था अंग्रेजी में जिसको द पार्टनरशिप फॉर एक्शन ऑन ग्रीन इकोनॉमी पेज, ये क्या हुआ था, कहाँ हुआ था, रियो de जेनेरियो में 2012 वाला जो यूनाइटेड नेशन का जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उसके अंतर्गत ये हुआ था। ठीक है, अब आ जाओ आगे। अब देखिए आगे कि 3D मुद्रण का निम्नलिखित में किसमें प्रयोग हो सकता है। एक तो देखो साइंस का क्वेश्चन है, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। ऑब्वियस ये बात है, सब पहले ही बोला था कि जहां आपको इस तरह का स्टेटमेंट दिखे, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन दिखे, आपको सारे सही मार्क है। और सही भी है, 3D है तो मिष्ठान की चीजें बनाने में बिल्कुल हो सकता है, जैव इलेक्ट्रॉनिक की कान यानी करण के निर्माण में हो सकता है, ऑटोमोटिव उद्योग में बिल्कुल कहीं भी हो, 1% भी अगर कहीं यूज हो गया तो स्टेटमेंट सही हो जाएगा। पुनर्निर्माणकारी शल्यक्रम में और डेटा रिसोर्सेज टेक्नोलॉजी के अंदर तो कहीं भी हो सकता है। तो इस तरह से सारे स्टेटमेंट इसमें सही नहीं आ रहा तब भी आप इसके साथ ही जाओगे, ऑल के साथ। अब आ जाओ आगे। क्या कह रहा है कि बेरेन द्वीप ज्वालामुखी किसके ज्वालामुखी जो भारतीय राज्य क्षेत्र में स्थित है, जो कि एक सही स्टेटमेंट है। कहाँ पर स्थित है ये, अंडमान एंड निकोबार में। ठीक है, अब देखिए बेरेन द्वीप जो है ग्रेट निकोबार के लगभग 140 किलोमीटर दूर, एग्जैक्ट फैक्ट, एग्जैक्ट डेटा जैसे एग्जामिनर खुद माप के आए हो वहां पे। ठीक है, ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है, दूसरा जैसे ही गलत होगा इसको गलत करो, पहला हमारा स्टेटमेंट सही है नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। अब देखिए आगे क्या है कि पिछली बार बेरेन द्वीप ज्वालामुखी में 1991 में उद्गार हुआ था, तब से निष्क्रिय बना। भाई आप बैठे ही हो गया, एग्जामिनर से क्या हुआ कि 1991 से उस ज्वालामुखी के पास गया, वहां बैठा रहा और उसने आज तक क्या इसको मेजर किया कि देखो किसमें कोई हलचल हुई है कि नहीं हुई, एक्टिव हुआ है कि नहीं हुआ है। इसका मतलब यही हुआ ना स्टेटमेंट का। भाई कहाँ कब कैसे पता चलता है कि कौन से वाली कहाँ एक्टिविटी हो गई। आप जाकर के लेके जाओ पूरे इंस्ट्रूमेंट, चेक करो कि कब कब यहाँ पे कुछ ऐसा वाइब्रेशन हुआ है कि नहीं हुआ है। जैसे आप ये सब चेक करोगे स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो बहुत फैक्चुअल बहुत बनाने की कोशिश की है, जो कि गलत है। ये वाला स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा इसमें। केवल एक जो है, और एक कौन सा, कि बेरेन द्वीप ज्वालामुखी जो इसकी ज्वालामुखी जो भारत राज्य क्षेत्र में स्थित है, तो ये वाला स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। अब आइए आगे। प्रोसोफिस जूलीफ्लोरा जो है समाचारों में रहती है, क्या संबंध है। तो देखिए वह जिस क्षेत्र में उगता है वहां क्या है कि जैव विविधता को कम करने लगता है। यूपीएससी का जनरली ये वाला वर्ड जो जैव विविधता वो काफी फेवरेट है, वो जनरली इसको यूज करता है। ठीक है, तो नहीं भी आ रहा तब भी आप इस तरह के वर्ड के साथ जाओ, क्योंकि अब वर्तमान में ये चीजें ही हो रही है ना, जैसे ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, ग्रीन हाउस इफेक्ट हो गया, जैव विविधता को लेकर के नुकसान हो रहा है, नदियां प्रदूषित हो रही है, समुद्र प्रदूषित हो रहे हैं, मानव जाति है वो उसको तरह तरह के रोग हो रहे हैं। तो वो वाली चीजें अक्सर चर्चा में रहती है, तो इसलिए ये वाला स्टेटमेंट यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, 87 नंबर क्वेश्चन को देखिए। उष्ण कटिबंधीय वर्षावनों की अपेक्षा प्रवाल भित्तियां कहीं अधिक संख्या में जंतु संघों का प्रपोषण करती है। प्रवाल भित्तियां कहीं अधिक संख्या में जंतु संघों का प्रपोषण, प्रवाल भित्तियां जैव विविधता विविधता से रिच होती है, छोटे एरिया में हाई डेंसिटी के साथ प्लांट और इसके अलावा एनिमल जो होते हैं उनकी अधिक डाइवर्सिटी रखती है। यानी कि यहाँ पे आपको प्रवाल भित्तियों में जीव जंतु और पादपों की बहुत सारी आपको यहाँ पे डाइवर्सिटी मिलेगी, अलग अलग यहाँ पे अलग अलग नस्ल किस्म के यहाँ पे प्लांट आपको मिलेंगे, जीव जंतु आपको सब मिलेंगे। ठीक है, और विश्व की 1/3 से अधिक प्रवाल भित्तियां ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और फिलीपींस के राज्य क्षेत्र में स्थित है। तो 1/3 से अधिक विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्तियां जो है वो कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया में भी कहाँ, जो प्रशांत महासागर वाला जो रीजन है वहां पे स्थित है। ठीक है, तो इंडोनेशिया भी ठीक थोड़ा ऊपर है पश्चिम साइड में ऑस्ट्रेलिया के। क्या आप जानते हैं ना कि ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे, इंडोनेशिया यहाँ पे, ये अपना इंडिया होगा। तो यहाँ ये वाला जो एरिया है ना, जो यहाँ पे इंडियन ओशन है, उधर फिर पैसिफिक ओशन शुरू हो जाता है, ये वाला रीजन जो है यहाँ पे
अच्छी खासी संख्या में, विश्व की एक तिहाई से भी अधिक जो प्रवाल बीतियां है वो ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस के राज्य क्षेत्र में स्थित है। ठीक है। और विश्व की जो सर्वाधिक प्रवाल बीतियां हैं जो है उष्णकटिबंधीय जल सागरों में मिलती है। तो बिल्कुल सही बात है, और ये इसको भी रिप्रेजेंट कर रहा है इस वाले स्टेटमेंट को। उष्णकटिबंधीय जो सागर जो होते हैं वो काफी रिच होते हैं डाइवर्सिटी को लेकर के, जैव विविधता उनमें बहुत अच्छी खासी मात्रा में पाई जाती है। इनकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा होती है। इनमें तरह तरह के प्लांट पाए जाते हैं, और रिच नंबर में, अच्छी खासी मात्रा में जैव जंतुओं की विविधता इसमें पाई जाती है। तो उष्णकटिबंधीय जल जो है वो जो सागर क्षेत्र जो है वो काफी प्रोडक्टिव माना जाता है हमेशा से, है ना। यहाँ पे लाइक ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है या बहुत ज्यादा ठंडी पड़ती है, वो एक्सट्रीम वेदर नहीं होता है, इसलिए ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं। ठीक है। तो इस तरह से इसमें कौन सा स्टेटमेंट आपस हो जाएगा, केवल सॉरी, एक, दो और तीन। आइए कि मोमेंटम फॉर चेंज क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ, मोमेंटम फॉर चेंज क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ, यह पहल किसके द्वारा परिवर्तित की गई। देखिए अब सीधा आइए इसमें, इसको अंग्रेजी में देखिए। चेंज की बात हो रही है और क्लाइमेट की बात हो रही है, ठीक है, और क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ, ठीक है, इनिशिएटिव लॉन्च बाय, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है ना कि हम जानते हैं कि यूएनईपी का सेक्रेटरीट तो ऐसा कुछ काम करता नहीं है, ठीक है, कोई काम नहीं करता। अब देखिए इसमें क्या है कि हम जानते हैं कि जो क्लाइमेट चेंज को लेकर के जितनी भी गतिविधियां हो रही है उसमें यूएनएफसीसी जो काफी एक्टिव है, काफी टाइम से एक्टिव है, 16-17 से एक्टिव है। इसके बाद में लगातार एक्टिव रहा ही रहा है। चैंपियंस ऑफ अर्थ जो ऐसा पुरस्कार भी वो जो मोदी जी को मिला था 2-3 साल पहले, ठीक है। तो फिर दूसरा क्या होता है कि इस तरह के जब स्टेटमेंट आते हैं, आप कोई भी नया सा पढ़ते हो, जैसे वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन आप बार बार पढ़ते ही हो, ठीक है, क्लाइमेट चेंज को लेकर के कुछ नहीं करता है ऐसा काम, ठीक है। आप हमेशा याद रखोगे कि मेट्रोलॉजिकल जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ऐसा क्लाइमेट चेंज के रेफरेंस में कोई काम नहीं करता है। और इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज जो है, आईपीसीसी है, वो भी इस तरह की थीम पे काम अभी नहीं कर रहा है। पर ये वाली जो जो क्लाइमेट चेंज की बात हो रही है, ऑब्वियस सी बात है ना कि ये वाला यहाँ पे जो डबल सी है ये भी तो क्लाइमेट चेंज को लेकर के ही है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये स्टेटमेंट यहाँ पे इसके साथ वर्क करेगा, जबकि ठीक है यहाँ पे लिखा हुआ है इंटरनेशनल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, बट ये इसकी इस तरह का कोई इनिशिएटिव लॉन्च इन्होंने नहीं किया। काटने भर की अगर बात आती है तो आप ये वाला काट दोगे और ये वाला काट दोगे, यानी कौन सा, बी और डी। तो आपको ए और सी में घेरना है, और आपको फिर ये भी ध्यान रखना है कि हाल ही में चर्चा में कौन ज्यादा आ रहा है, तो उसी का कोई एक डिपार्टमेंट होगा जिन्होंने ऐसा किया होगा। तो ये वाला स्टेटमेंट यहाँ पे ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, ठीक। इस वाले देखिए वाले स्टेटमेंट में देखिए 89 में कि कुछ संस्थान दिए गए और कुछ संस्थापकों उनके नाम दिए गए। पहले भी बताया फिर बता रहा हूँ कि सारे स्टेटमेंट कभी भी सही नहीं होंगे, चांस ही नहीं है। सोचने वाली बात है। उसमें देखो क्या सीन है। सीन ये है कि बनारस का जो संस्कृत कॉलेज है वो विलियम जोन्स ने बनाया। कलकत्ता मदरसा जो वॉरेन हेस्टिंग्स ने बनाया। और फोर्ट विलियम कॉलेज जो आर्थर वेलेजली ने बनाया, ये इनके आगे लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखिए नंबर 3 को, फोर्ट विलियम कॉलेज। हम सभी जानते हैं कि जो फोर्ट विलियम जो कॉलेज है वो बनाया था जोनाथन डंकन ने। किसने? जोनाथन डंकन ने, ठीक है। तो 3 नंबर यहाँ पे गलत है, किसने बनाया था, जोनाथन डंकन ने। जैसे 3 नंबर गलत हो गया, ये वाला गलत हो गया, ये वाला गलत हो गया, ठीक है। अब इसके बाद में देखिए आपका जो पहला बनारस का जो संस्कृत कॉलेज है, बनारस का संस्कृत कॉलेज जो है वो बनाया था जोनाथन डंकन ने, ठीक है। बनारस का जो संस्कृत कॉलेज है वो भी किसने बनाया था, जोनाथन डंकन ने। इसका मतलब 1 नंबर भी आपका गलत हो गया। एक सेकंड, मैंने शायद गलत बता दिया गया यार। नहीं नहीं नहीं, हाँ गलत बता दिया, सॉरी भाई। ये जोनाथन डंकन नहीं थे भाई इनमें, ये थे आर्थर वेलेजली थे, रिचर्ड वेलेजली थे, ठीक है। फोर्ट विलियम जो कॉलेज है वो लॉर्ड रिचर्ड जो वेलेजली थे उन्होंने बनाया था, ये गलत हो जाएगा आपका। वो जो बनारस का संस्कृत कॉलेज है वो बनाया था आपके इन्होंने जोनाथन डंकन। तो इससे कलकत्ता जो मदरसा है वो वॉरेन हेस्टिंग्स ने बनाया था, ठीक है। यहाँ पे ये वाला स्टेटमेंट सही हो जाएगा, केवल दो सही हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाओ आगे। इसके बाद में देखिए कैटेलोनिया, इस अच्छा अब ये वाला हो गया आपका। फिर वही वाली बात, सारे सही नहीं होंगे, कोई एक या कोई दो ही सही होंगे, ठीक है। अब देखिए आगे, आगे फिर वही वाला सीन फिर है। चार स्टेटमेंट, चार इन्होंने जगह दिए, वो वही अपना टिपिकल अपना पैटर्न को फॉलो करते हैं कि कभी कभी समाचारों में ये वो, आगे कोई देश दे दिया, चार जगहों के नाम दिए, उनके आगे उनके देश लिखे हुए हैं। वही वाली बात, सारे अक्सर सही नहीं होंगे और ऑप्शन में लिखा भी हुआ है कि सारे सही नहीं है इसमें। अब देखिए क्या है कि इसमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो कैटेलोनिया स्पेन में है, सही बात है।
बिल्कुल सही बात है, कोई इसमें गलत है ही नहीं कि कैटेलोनिया कहाँ पे है, स्पेन में है। ठीक है, अब क्रीमिया कहाँ पे, क्रीमिया एक जगह है कि देश है, बताइए। क्रीमिया एक देश है या एक खुद एक क्रीमिया खुद एक देश है या कोई जगह है, तो ऑब्वियस सी बात है ना, तो खुद एक देश है, हंगरी में क्यों होगा। 2 नंबर यहाँ पे गलत है, 2 नंबर यहाँ पे गलत है। 3 नंबर आपका वैसे सही हो रहा है क्योंकि 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, कैटेलोनिया आपने पहले से ही कर दिया। तो इस तरह से इसमें 1 और 3 सही आपका हो जाएगा। ठीक है, इजी करना है आपको। आपको जो सबसे ज्यादा इजी, सबसे जो सही जो आपका स्टेटमेंट है, आपको उसको ढूंढना है। ठीक है, और उसके बाद में आपको आगे चलना है। ओरोमिया, ओरोमिया कहाँ पर है इन फ्यूचर, अगर किसी एग्जाम के लिए आ जाए तो ये इथोपिया में है। ठीक है, कहाँ पे है, इथोपिया में। अब आओ आगे। सारे सही नहीं होंगे, अब आप भविष्य के लिए इसको याद रखो क्योंकि कैटेलोनिया रिपीट कर चुकी है, यूपीसी स्पेन में है। क्रीमिया रूस के पास एक देश है। और मिंडाना वो जो है वो फिलीपींस में है, और ओरोमिया जो इथोपिया में है। ठीक है, इसके बाद में देखिए ये वाला क्वेश्चन काफी ट्रिकी क्वेश्चन है, बट हम इसको देखते हैं। देखिए, क्या हुआ कि उन्होंने कुछ कालानुक्रम दिया, अगर आपको आता है तो ठीक है, नहीं आता तो छोड़ भी सकते हो, बट हम इसको करने की कोशिश करते हैं। देखो क्या हुआ कि गोवा स्वतंत्र भारत का अंग बन गया, एयर इंडिया का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, राष्ट्रीय भाग बन गया था ये। और एसबीआई जो इसका इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया से नाम एसबीआई कर दिया गया था, भारतीय स्टेट बैंक। और इसके बाद में किस राज्य में सर्वप्रथम लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई जो सरकार है वो आई थी। तो इसमें देखो सोचने वाली बात क्या है, अब इसको अ, जो अब इसमें सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आता है कि भाई सबसे लास्ट में स्वतंत्र भारत का अंग जो बना था वो बना था गोवा 1961 में। ठीक है, 1961 में बना। और कौन सा था, 56वां जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, उससे क्या बना ये राज्य बन गया। ठीक है, इसके बाद में देखो, अब देखिए इंपीरियल बैंक जो है उसको एसबीआई कब कर दिया गया था, 1955 के अंतर्गत। ठीक है, अब क्योंकि थोड़ा थोड़ा अपने को याद है तो अपन उसमें लिख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत बेसिक है। इसके अलावा देखो, भारत में अगर पहली कोई जो कम्युनिस्ट जो सरकार आई थी वो आई थी सबसे पहले केरला में, कब आई थी, 1957 में। ठीक है, और इसके अलावा जो एयर इंडिया का जो नेशनलाइजेशन जब ये हुआ था, ये किस सन में हुआ था, ये हुआ था 1953 में। अब देखो इसको करने वाला सीन क्या है, अगर आपको इतना सा जरा सा भी पता होगा ना अ, कि गोवा जो है वो बहुत बाद में जाकर के भारत का अंग बना था, और उसके बाद में वो राज्य बना, हमें ये तो मालूम ही है, बड़े बड़े राज्य पहले बने थे, गोवा वैसे ही छोटा है। तो वो तो भी सी बात है ना कि बाद में किसी डिमांड की बेस पे इसको बनाया गया होगा। इसका मतलब 4 को हमें सबसे लास्ट में रखना है। देश 1947 में आजाद हुआ, हुआ कि नहीं हुआ। अब जैसे ही देश आजाद हुआ हमें किसी नेशनल कैरियर की जरूरत थी, ऐसा कैरियर जो आगे लेकर के जाए। लाइक हमें ऐसा विमान पतन को लेकर के हमारा जो एविएशन सिस्टम है उसको स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत थी, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ना भाई कि आप विदेशों से कहाँ कैसे जाओगे, पानी से तो कितना चले जाओगे ना। तो तुरंत देश को एक ऐसे राष्ट्र नेशनल जो कैरियर जो है उसकी जरूरत थी। अ, तो ये वाला काम बहुत जल्दी होने वाला था। ठीक है, कि तुरंत ही आप क्या करो कि ठीक है ट्रांसपोर्ट में एयर के थ्रू अगर कुछ हमें करना है तो उस पर हमें ध्यान देना पड़ेगा। तो देश के आजाद होने के ठीक तुरंत बाद ये वाला मामला हो गया होगा। इसका मतलब 3 कहीं ना कहीं तुरंत बाद हुआ होगा आजादी के, इसका मतलब ये सबसे पहले आएगा। और वो तो obvious सी बात है ना कि प्रारंभ के कुछ 10-15 सालों में ये हो रहा था कि कांग्रेस ही पूरे भारतवर्ष पर राज कर रही थी। इसलिए कोई अगर डेमोक्रेट कोई ऐसी कम्युनिस्ट पार्टी अगर सरकार बना रही है तो वो 10-15 साल के बाद ही बनाएगी, पहले तो नहीं बनाएगी वो शुरुआती वर्षों में। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि मामला कहीं ना कहीं फंस रहा था। और फिर ऑब्वियस सी बात है कि जब आप एक आपके पास नेशनल कैरियर की बात कर रहे हो आप, फिर इसके बाद में आप क्या है कि आपने इंपीरियल बैंक और स्टेट बैंक, ऑब्वियस सी बात है देश का जो बैंक है वो भी आपका स्ट्रांग होना चाहिए ना, पूरी इकोनॉमी तो उससे डिपेंड करती है। तो इसका मतलब सबसे पहले या तो 2 नंबर हुआ होगा या 3 नंबर हुआ होगा, 4 नंबर तो बिल्कुल नहीं हुआ होगा क्योंकि 4 नंबर सबसे बाद में हुआ था। इसका मतलब 3 नंबर सबसे पहले है क्योंकि बी और डी में ये वाला मामला है। तो सबसे पहले आप लिखो 3 और सबसे आखिर में लिखो 4। अब आपको डिसाइड क्या करना है कि एयर डिसाइड ये करना है कि साम्यवादी सरकार पहले चुनी गई या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो जब आप एयर इंडिया की बात कर रहे हैं कि उसका नेशनलाइजेशन पहले हो गया इन सब 4 ऑप्शन में, तो ऑब्वियस सी बात है ना कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया उसका नाम भी प्रारंभ के कुछ वर्षों में रखा गया ताकि एक मजबूत इकोनॉमी के साथ आगे बढ़े, हमारे पास कम से कम एक वेल एस्टेब्लिश्ड ऐसा इंस्टीट्यूट तो हो जो सबसे पहले काम करे। तो ऑब्वियस सी बात है कि काम सबसे पहले हुआ होगा। और इसके बाद में 10-15 सालों में कोई एक डेमोक्रेटिक सरकार केरला में या पश्चिम बंगाल में कहीं भी बनी, कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनी होगी, तो ऑब्वियस सी बात है इसके बाद में होगा।
तो इस तरह से इसमें 3 2 1 4 जो है आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को करना है। ओके, समझ गए। अब आओ आगे। निजता के अधिकार की बात की, यूपीएससी का फेवरेट है, बार बार पूछता है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि निजता का अधिकार व्यक्ति के जीवन का अधिकार का है, भाग 3 में है, आर्टिकल 21 इसकी बात करता है। इजी क्वेश्चन है, कोई वो उसमें बारी बात नहीं ज्यादा सोचने वाली। देखिए, इन्होंने कुछ आगे वाले क्वेश्चन में क्या है कि कुछ फसलों के नाम दिए, उस आगे क्या लिखा है, इनमें से कौन है जो एमएसपी की घोषणा कर लिया आर्थिक मामलों के किनके न्यूनतम एमएसपी की घोषणा आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने की है। अब देखो किस किस पे एमएसपी मिलता है उसकी बात करते हैं। सुपारी पे मिलता है कि नहीं मिलता हमें नहीं पता, बट जो पे मिलता है। कॉफी पे कोई भी एमएसपी कभी भी नहीं मिलेगा। ठीक है, ऐसी फसलों में मिलेगा ना कि जिसपे आम आदमी बेचारा कहीं कॉफी कहाँ आम आदमी पीता, एक बार चाय होता तो सोच भी लेते उस पे, है ना। कॉफी पे नहीं मिलेगा, तो कॉफी का नंबर है 3। इसमें 3, इसमें 3, इसमें 3, इसमें काटो, इसमें काटो। आपके पास कौन सा आ गया? 2 4 5 और 6। तो जो पे तो मिलता है, कॉफी पे नहीं मिलता। रागी है माइलेट से वैसे मिलेगा, और मूंगफली पे मिलता है, तिल पे मिलता है, हल्दी वल्दी पे, कोई भी मसाला वसाला पे नहीं मिलता है। तो ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएंगे आपके। 2 और 3 आपका सही हो जाएगा। इसके बाद में आइए आगे। इनमें से कौन सा एक जो पाखुई वन्य जीव अभयारण्य है जो कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। देखो, सिंपल क्या होता है कि तुक्केबाजी वाली बात नहीं है। अगर आपको थोड़ा सा भी बताओ बताओ ना, आपने के पास थोड़ी भी टैक्टिक हो, थोड़ा भी ट्रिक यूज किया हो, थोड़ा सा आपने जनरल सेंस यूज किया हो, कि यूपीएससी जनरली नॉर्थ इंडिया में और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जब जा रही है, वो अरुणाचल प्रदेश पे बार बार क्वेश्चन पूछ रही है। वो नदी के बारे में पूछेगी, वो उसकी बाउंड्री के बारे में पूछ रही है, वन्य जीव अभयारण्य के बारे में पूछ रही है, नेशनल पार्क के बारे में पूछ रही है। तो नहीं भी आ रहा होता तो आप एक रिस्क ले सकते हो अरुणाचल प्रदेश के साथ, क्योंकि वो अक्सर पूछती है वहां से। ठीक है, और छोड़ने को आप छोड़ भी सकते हो। ठीक है, इजी है ये। अब आओ आगे। आगे वाला क्वेश्चन क्या है कि जीएसएलवी मैक 3 जो भारत के उपग्रह प्रमोचित करने वाले वाहनों के संदर्भ में बताना है। तो जीएसएलवी मैक 3 जो काफी एडवांस रॉकेट है, 4 स्टेज वाला है, जिसमें पहला और तीसरा जो चरण है, यानी कि इस तरह से अगर इसमें जो फ्लूइड जो ईंधन वाला जो मामला है, फ्यूल की बात कर रहे हैं, तो पहला यानी 1 और 3, 1 2 3 4, जो पहला और जो तीसरा चरण है उसमें सॉलिड तरह का मतलब फ्यूल होता है, और दूसरे और चौथे में लिक्विड फॉर्म का फ्यूल होता है। ठीक है, तो इस तरह से इसमें सीन क्या है कि अब देखो यूपीएससी अपना वही वाला एक फोकस करेगी अपनी वाली उस चीज पे, कि भाई हमको कैसे भी करने, कैसे भी करके इस चीज में घालमेल करना है। कैसा वाला घालमेल? कि हमें इंटरचेंज करना है, आगे पीछे कर दो। अब जैसे क्या होता है कि इसको आगे पीछे करना इजी होता है, हो सकता है कि ये वाला सॉलिड हो, ये लिक्विड हो, ये सॉलिड हो और ये लिक्विड हो, जबकि ये क्या कह रहे हैं कि ये तो सॉलिड है, लिक्विड है, फिर सॉलिड, फिर लिक्विड, पहला तीसरा दूसरा चौथा, है ना। तो इस तरह के मामले में यूपीएससी इंटरचेंज करती है, और इन्होंने इंटरचेंज किया, जबकि ये वाला गलत है। इसके बाद में देखिए, पीएसएलवी द्वारा प्रमोचित उपग्रह आकाश में एक ही स्थिति में स्थायी रूप से स्थिर प्रतीत होते हैं। क्यों भाई? आपने कोई उपग्रह भेज दिया, वो स्थिर क्यों रहेगा? वो तो घूमेगा ना, घूम घूम करके हर चीज की आपको जिस चीज के लिए उसको भेजा है उस चीज की आपको इन्फॉर्मेशन देगा ना। परमानेंटली फिक्स्ड, जो कि एक एक्सट्रीम स्टेटमेंट है और गलत भी है अपने आप में। परमानेंटली फिक्स्ड नहीं होते हैं, घूमते रहते हैं। तो 2 नंबर भी आपका गलत हो जाएगा, 2 नंबर भी गलत हो जाएगा, तीसरा भी आपका वैसे ही गलत हमने कर दिया है। अब क्या कह रहा है कि पीएसएलवी वे उपग्रह प्रमोचित किए जाते हैं जो पृथ्वी के संसाधनों को मॉनिटरिंग में उपयोगी है। ठीक है, और जीएसएलवी में मुख्यतः संचार उपग्रहों को प्रमोचित करने के लिए विकल्प के बिल्कुल अच्छी बात है, कम्युनिकेशन वाले जीएसएलवी के थ्रू भेजा जाता है। ठीक है, तो इसमें आपका केवल एक जो है वो सही हो जाएगा। ठीक, अब आ जाओ आगे। भारत में सार्वजनिक बैंकों के संचालन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार किए कीजिए। ठीक है, यूपीएससी इस पैटर्न पे हमेशा क्वेश्चन पूछती है। कैसा पैटर्न है देखो। पिछले दशक में पिछले दशक में यानी 2018 में ये अगर पेपर हुआ है, तो मैं ये मान लेता हूँ कि पिछला दशक यानी कि देखो दो, ये तो हो गया कि 2001 से 2010, या फिर 2007 से 2018, ये मान लो आप। इन दोनों में से किसी एक की बात कर रहा होगा। ठीक है, भारत सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में पूंजी के अंतर्वेशन में लगातार वृद्धि हुई है, लगातार। भाई बैंकों का सीन ही होता है कि कभी ऊपर कभी नीचे, कभी इस तरह से स्टेडली, ये होता है इनका स्टेडली नहीं होता, ये वाला ग्रोथ करती है। कभी कमी होगी पूंजी के अंतर्वेशन में, कभी वृद्धि होगी। अब देखो क्या कहना चाहता है ये, कि कैपिटल इन्फ्यूजन इनटू पब्लिक सेक्टर बैंक बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज स्टेडली इंक्रीज्ड। ठीक है, स्टेडली वैसे ही अपने आप में नेगेटिव वर्ड है, मैं फिर बता रहा हूँ आपको। एक्सट्रीम है, बहुत एक्सट्रीम है, नेगेटिव जाता है, गलत होता है। ठीक है, और उन्होंने कहा कि लगातार बढ़ी रहा है, बढ़ी रहा है, बढ़ी रहा है पैसा बैंकों के पास। बैंक तो भाई कभी बोलते नहीं कि हम घाटे में रहे, इसलिए तो वो सीआर एसएलआर, रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट को ऊपर नीचे करते रहते हैं, कम ज्यादा करते रहते हैं, इसीलिए तो करते हैं कि उनका घाटा कम होता रहे। ठीक है, ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। और इसके बाद में देखिए,
आगे वाला स्टेटमेंट क्या है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को सुव्यवस्थित करने के लिए मूल भारतीय स्टेट बैंक के साथ इसके सहयोगी बैंकों का विलय किया गया है, ये वाला स्टेटमेंट है। तो ठीक है, विलय तो किया ही है। उन्होंने कुछ इसमें डेटा वगैरह कुछ ऐसा नहीं लिखा, फैक्ट वगैरह कुछ इन्होंने इंक्लूड नहीं किया, तो वो तो बेसी बात है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक है उनको व्यवस्थित करने के लिए एसबीआई के साथ उनको विलय कर दिया, कंट्रोल अच्छे से किया जा सके, व्यवस्था अच्छे से बनाई जा सके, तो इसमें केवल दो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाओ आगे। देखो क्या है कि इन्होंने चार चीजें दी है, उसमें लिखा है कि उपयुक्त मदों में से कौन सा है जिसमें जीएसटी नहीं लगती है। अब देखो, छिलका उतरा हुआ अनाज है, आम आदमी के लिए जरूरी है, बेसिक एसेंशियल चीज है, इस पे तो जीएसटी छूट होगी होगी ना। जीएसटी लगेगा तो कोई भी चीज जो आ रही है वो महंगी हो जाएगी। तो छिलके हुए अनाज पे तो जीएसटी नहीं लगती है, ठीक है नहीं लगती। मुर्गी के अंडे पकाए हुए, ऑब्वियस सी बात है ना कि पकाए हुए जो अंडे हैं, और ऑब्वियस सी बात ये भी है कि न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन को लेकर के, पोषण की उपलब्धता को लेकर के अंडा काफी रिच माना जाता है कि आपको अंडे का सेवन करना चाहिए, और रिकमेंड भी करते हैं बच्चों के लिए, गर्भवती महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, सबके लिए। खाने पीने की ये जो इंसेंशियल चीजें हैं, जो बहुत आपके लिए आवश्यक है, अनिवार्य है, उन पे जीएस उन्हें जीएसटी से बाहर रखा गया है। तो दो नंबर भी होगा, तो जिसमें एक और दो है उसको रखो। तो एक और दो जो है वो इन दोनों में तो नहीं है, इन दोनों में है। अब हमें तीन डिसाइड करना है। संसाधित और डिब्बाबंद मछली, देखो संसाधित और डिब्बाबंद मछली क्या है? फिश्ड, प्रोसेस्ड एंड कैंड। देखो सीन क्या है, ये जनरली एक आम आदमी, गरीब आदमी, एक मिडिल क्लास का आदमी डेली तो नहीं खाएगा। अंडे वंडे ठीक है खा सकता है, डेली अनाज खाना तो जरूरी होता है, बट डेली मछली, और वो भी डिब्बा बंद। डिब्बे की उसकी कुछ पैकेजिंग होगी, उसकी कुछ ब्रांडिंग होगी, ठीक है, फिर आप उसको स्टोर भी कर रहे हो। इसका मतलब ये हर एक स्टेप पर क्या होगी, महंगी होती चली जाएगी। और ये एक लग्जरी आइटम है भाई, इसे लग्जरी आइटम में गिना जाता है। ठीक है, डिब्बा संसाधित एक होता है कि आप डेली मार्केट से कोई मच्छी लेकर के आए, खा लिया आपने। डिब्बा बंद है, वो प्रोसेस्ड हो रही है, वो हो सकता है विदेशों से आ रही हो, ठीक है, या फिर जैसे इंडिया में बनी है, केरला से है, वो राजस्थान में जा रही हो या दिल्ली में आ रही हो, ऑब्वियस सी बात है ना कि उस पे एक प्रॉपर ट्रांसपोर्ट कॉस्ट भी उसमें इंक्लूड होगी। ठीक है, और लंबे टाइम तक रखने के लिए इसे रखा जाता है कि लाइक उस वो एक लग्जरी आइटम है, ठीक है, आप उसको स्टोर करके लगातार खाते रहो, ठीक है। तो इसलिए ये वाला आइटम जो लग्जरी आइटम है, इस पे जीएसटी से छूट प्राप्त नहीं है। और जो विज्ञापन युक्त जो समाचार पत्र है, ये बेसिक चीज है जो आपको इन्फॉर्मेशन देगा कि, ठीक है, तो इस पे भी जीएसटी नहीं लगती, इसलिए इसमें एक दो और चार जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, ये लग्जरी आइटम है, यहाँ पे शादी तो डिब्बाबंद मछली जो है, इसलिए इस पे जीएसटी नहीं लगता है। ठीक है, अब आइए आगे। क्या लिखा है कि संकटपूर्ण वन्य जीव पर्यावास की परिभाषा वन अधिकार अधिनियम 2006 में दी गई है। मैं बार बार कहता हूँ कि अगर कोई एक्ट के साथ ईयर दिया गया हो ना, एक्ट दिया गया हो फिर ईयर दिया गया हो, वो कभी गलत नहीं होता है। ठीक है, कभी ईयर के साथ घालमेल नहीं करता यूपीएससी। और ये क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट जो है वो उसकी डेफिनेशन सही बात भी है कि ऑब्वियसली बात है, वन राइट जो एक्ट है वो 2006 में समाविष्ट है। ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में देखिए कि भारत में पहली बार बेगा जनजाति को पर्यावास हैबिटेट का अधिकार दिए गए। मैं फिर आपको क्या कहता हूँ, जितने भी वीएन सेक्शन है, वीएन सेक्शन क्या है आता है, एस सी एस टी भी आता है, ठीक है, ट्राइब्स आते हैं, ठीक है, इसके अलावा वुमन आएगी, बच्चे आएंगे, ओल्ड एजेस वाले जितने भी हैं वो आएंगे, ठीक है, श्रमिक आएंगे, समाज का वो गरीब तबका आएगा, एलजीबीटीक्यू आएगा, दिव्यांग आएंगे, ये सब आते हैं, ठीक है, महिलाएं, बच्चे, ठीक है, ये सब आते हैं जिनको इजीली टारगेट किया जा सकता है। ठीक है, उनके बारे में यूपीएससी कभी भी स्टेटमेंट ऐसा नहीं बनाएगी जो नेगेटिव हो। ठीक है, तो ठीक है, बेगा जनजाति को शामिल किया गया। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, इसमें दो और एक नहीं है, इसको काट दो, इसको काट दो, अब तीसरा देखना है। मिनिस्ट्री दी गई है इसमें, जनजाति की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, और कह रहा है कि केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन भारत के किसी एक विशेष भाग में इस तरह जनजातीय समूह के लिए पर्यावास के अधिकारों की घोषणा बाध्यता की घोषणा करता है। फिर जनजातीय मंत्रालय का क्या काम होगा? ठीक है, और मिनिस्ट्री जहाँ पे दी गई है उसको गलत वैसे ही करो, तुरंत गलत करो, नहीं आ रहा तब भी गलत करो। ठीक है, जैसे आप गलत करोगे तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। अगर आप ये दोनों स्टेटमेंट नहीं भी पता है और आपको बताया गया है कि मिनिस्ट्री देखते ही गलत करो, ये वाला गलत करोगे, आपका तीन इसमें है, इसमें तीनों गलत हो जाएंगे, एक और तो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाओ आगे। क्या है कि इनमें से कौन से जो है पादप रोग फैलाते हैं? चार चीजें दी गई है हमें, किन किन के बारे में, पक्षी है, उड़ती धूल है, वर्षा और बहती हवा है। पक्षी है, हमें नहीं पता कि कौन सा पक्षी कहाँ जा किस जगह पे जाकर के बैठा है, हो सकता है उसकी बॉडी पे बैक्टीरिया लगे हो, वायरस लगे हो, फंजाई हो, ठीक है। फिर उड़ती हुई धूल, उड़ती हुई धूल भाई ओबियस सी बात है, जनरली आपको छींक आने लगती है, आपको खांसी आने लगती है धूल से, तो वो ओबियस सी बात है ना कि पौधों पे तो रोग फैला ही सकती है ना, उस उड़ती हुई धूल में कोई पोल्यूटेंट पार्टिकल हो। ठीक है, मान लीजिए वो हवा इधर से चली और यहाँ पे कोई चिमनी वगैरह लगा, कोई कारखाना लगा है, उसके थ्रू पास हुई,
वो सारे जो सब स्पेशल पार्टिकल जो है वो हवा में ऐड हुए, उड़ती हुई धूल व पादप के ऊपर, लीफ वगैरह के ऊपर जाके लगी, तो ऑब्वियस सी बात है वो फिर उससे नुकसान होगा। वृषा है, मान लो कि वृषा में एसिड की मात्रा ज्यादा है, एसिड रेन हो रही है, वो पादप रोगों को फैलाएगी। और बहती हवा, किस तरह की बहती हवा, स्वच्छ तो नहीं लिखा, इसने कहा बहती हवा, तो ऑब्वियस सी बात है वो भी नुकसान करेगी। इस तरह के स्टेटमेंट में खुद का दिमाग मत लगाना, ज्यादा झोलझाल मत करना है। यहाँ पे जनरल स्टेटमेंट है, जो कह रहा है वैसा मान करके आगे चलना, क्योंकि यूपीएससी आपकी ईगो से अगर आप अपने ईगो पे ले लेगी तो फिर वो गलती, ठीक है। यूपीएससी जैसा कह रही है वैसा सुन करके आगे चलते रहो। अब आओ आगे, कि भारत में जैविक कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे विचार करो। सबसे पहले आखिरी स्टेटमेंट देखो, सिक्किम भारत का पहला पूरी तरह से जैविक राज्य बन गया है। अब पहला और पूरी तरह से, अब ये मत सोचना कि एक्सट्रीम स्टेटमेंट है भाई, कुछ चीजें करंट अफेयर की भी होती है, याद रखनी भी होती है जनरल स्टेटमेंट के साथ, ठीक है। ये नहीं कि बताया था कि जैसे कोई फैक्चुअल या डेटा कुछ कुछ भी दिखे तो उसको गलत मार दो, नहीं मारना तो भाई ऐसे गलत। जैविक राज्य के मामले में सिक्किम भारत का पहला राज्य है जो कि स्टेटमेंट सही है, तो जिसमें तीन नहीं है उसको काटो। फिर देखो क्या स्टेटमेंट है, कि एनपीओपी जो है कि क्रियान्वयन के लिए, अब एनपीओपी क्या है, अब देखिए एनपीओपी ये है कि जो नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन एनपीओपी है, वो कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा, ठीक है। और जो एनपीओपी जो है उसको मतलब फंक्शन कौन करता है, एपीईडीए का सेक्रेटरिएट करता है, ठीक है। अब इसमें देखो सोचने वाली बात है, सोचने वाली बात क्या है, देखो मैंने पहले ही बोला था मिनिस्ट्री वगैरह जहाँ पे भी जब भी आपको दिखे तो आपने उसको गलत करना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे ये वाला स्टेटमेंट गलत होगा, जैसे आप एक को गलत करोगे दो ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए सीएन क्या है कि एनपीओपी जो क्रियान्वयन के लिए क्या है, कि कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण सचिवालय के रूप में काम करता है, ठीक है। तो जनरली ये ऐसे स्टेटमेंट यहाँ पे आप कह दोगे कि नहीं, यहाँ पे तो फिर सेक्रेटरिएट दे दिया, ऑब्वियस सी बात है ना कि ये वाली मिनिस्ट्री तो ठीक है यहाँ पे गलत हो रही है, ठीक है, गलत हमने कर भी दी, ठीक है। लेकिन इसका जो इसको जो फंक्शन करेगा ना, वो ऑब्वियस सी बात है कोई सेक्रेटरीट ही करेगा, कोई ऐसा एसोसिएशन ही करेगा, है ना, कोई प्राधिकरण ही करेगा, अथॉरिटी ही करेगी ना उसको। इसलिए क्या होगा, ये वाला जो स्टेटमेंट है यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, ठीक है। और एक सेकंड रुकिए गाइस। ठीक है, तो एनपीओपी जो है वो मैनेज्ड और मतलब फंक्शन किसके द्वारा होती है, एपीईडीए के ही द्वारा होती है, ठीक है। और इसमें मिनिस्ट्री कौन सी होगी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स जो एंड इंडस्ट्री जो है वो इस पे काम करेगी, जैविक ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा, केवल दो और तीन है वो इसमें सही हो जाएगा। थोड़ा सा मामला फंसता है, लेकिन सोच के देखो ना, क्या इन्होंने मिनिस्ट्री भी दे दी और दूसरा स्टेटमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी दे दिया, तो एक जगह तो अपना ये पैटर्न फॉलो करेगी कि ठीक है भाई, लेकिन दूसरी जगह इस पेपर को टफ भी तो बनाना होता है ना, कट ऑफ भी तो डिसाइड करनी होती है ना। उसके बेस पे इन्होंने क्या किया है, दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, ये वाला एपीएडीए, और विजन विजन में आता रहता है, तो ठीक है, दो दो तीन इसमें सही हो जाएंगे। अब देखो 2000, ठीक है, 2018 का पेपर हो गया, सेम चीज हमने की, पॉजिटिव स्टेटमेंट के बारे में हमने पढ़ा, मिनिस्ट्री अथॉरिटी इन सब के बारे में हमने पढ़ा, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन में हमें सारा सब कुछ सही करना था, पॉलिटी के बेसिक क्वेश्चन आए, ठीक है। इस तरह से क्या है कि हमने छोटी छोटी जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें थी सारी पढ़ ली है, ठीक है। आपको इसको फिर से रिवाइज करना है, फिर वही वाली बात, वीडियो को 1.5x पे देखो, कम से कम दो बार देखो, ठीक है। और इसको अच्छे से रिवाइज करो पेपर को, अपन फिर इसको आगे और कर लेंगे, ठीक है। तो इसके बाद 2019 वाला पेपर देखेंगे। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, मिलते हैं अगली वीडियो।